हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रवि और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और साथ में कुछ लिफ्ट के केसेस देखेंगे और इक्विलिब्रियम करेंगे। कहने का मतलब हम लोग लॉज ऑफ मोशन के अगले पार्ट की बात कर रहे हैं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास निकल कर आता है चैप्टर, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं, अच्छे खासे आपके पास कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होते हैं और अगर बच्चे को यहां पर ये सारी की सारी चीजें समझ में आ जाती है, सारी चीजें समझ में आ जाती है, फिर नो डाउट कि उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं रहती, ना ही कोई प्रॉब्लम बचती है। तो हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक टर्म समझाता हूं कि भाई कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि मैंने आपको कुछ अमाउंट दे दिया, कुछ अमाउंट दे दिया, मान लो 100 रुपए दे दिए, ठीक है। अब दो भाइयों को मैंने 100 रुपए दे दिए, दोनों को 100 रुपए दे दिए। अब मैंने एक हफ्ते बाद पूछा दोनों से, तो एक व्यक्ति के पास वो 100 रुपए में से 10 रुपए खर्च हो चुके थे। कितने बचे? 90 रुपए। तो वहीं पर दूसरा जो व्यक्ति था उसने एक भी रुपया खर्च नहीं करा था। जो उसके पास इनिशियल अमाउंट था वही उसके पास फाइनल अमाउंट था। तो कुल मिलाकर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर कहने का मतलब क्या है? कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू जो इनिशियल में है वही आपके पास अगर फाइनल में रहती है, इसका मतलब कि वहां पर आपने चीजों को कंजर्व किया है। यही आपसे यहां पर मतलब है। बताइए क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है क्या? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमारे पास मोमेंटम होता है, दो टाइप का होता है वैसे तो, लीनियर और एंगुलर। यहां पर हम लोग लीनियर की बात करेंगे, क्योंकि एंगुलर वाला जितना भी पोर्शन आप लोग पढ़ेंगे वो सारा का सारा रोटेशनल मोशन में आएगा, वहां पर हम लोग बात कर लेंगे। तो अगर मैं आपसे कहता हूं भाई लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मान लेते हैं कि मैं सीधे सीधे कहीं पर ट्रेवल कर रहा हूं, ऐसे देखिए सीधे ट्रेवल कर रहा हूं, यानी कि मास और वेलोसिटी मेरे पास आएगा, प्रोडक्ट आएगा इसका। जब भी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मेरे पास आएगा लीनियरली, तो हम उसे बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। कहने का मतलब अगर मैं आप लोगों से यहां पर बोलना चाहूं कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो मेरे पास यहां पर क्या होगा, मास इंटू में वेलोसिटी। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। मैंने आपसे कहा क्या हो जाएगा भाई, यहां पर हो जाएगा मास इंटू में वेलोसिटी। और अगर मैं आप लोगों से बोलूं यहां पर पी का मतलब क्या है सर, ऐसे क्यों ले रहे हैं हम लोग, आराम से ले लेंगे यहां पर इस तरीके से। पी यहां पर क्या है बेटा, पी यहां पर है मोमेंटम, जिसे आप लोग लीनियर मोमेंटम के नाम से जानते हैं। बोलो क्या इतना क्लियर है? और एम की अगर मैं बात करता हूं बेटा, मास ऑफ द बॉडी। सिंपल सी चीज है, ये क्या सर, ये हमारे पास मास है, ठीक है। और यहां पर जो आपने वी लिखा है सर, वी का मतलब क्या है, वी का मतलब है बेटा वेलोसिटी। ये हमारे पास कुछ चीजें निकल कर आती हैं जिनकी हमें बात करनी होती है। क्या इतना क्लियर है? अब इसके बारे में एक बार पढ़ते हैं। कहता है लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मास और वेलोसिटी का बेसिकली प्रोडक्ट होता है, अगर हम लोग बात करते हैं किस चीज के लिए, लीनियर मोमेंटम के लिए। क्या इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? अब सोचो, यही अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि इनिशियल पॉइंट पर जो हमारे पास मोमेंटम है, अगर यही मोमेंटम आपके पास फाइनल पॉइंट पे आपको मिलता है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बोलिए इतना समझ में आ रहा है? वेरी गुड मेरे लाल। एक बार बताइए क्या इतनी चीजें क्लियर है क्या? नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब न्यूटन का सेकंड लॉ जो है ना, बेसिकली मोमेंटम फॉर्म में अगर हम बात करते हैं, सेम ही है, F इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। हमारे पास जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, हम उससे क्या जानते हैं भाई, मास इंटू में एक्सेलरेशन। सर अगर ये वाली टर्म हमारे पास आ रही है तो हम इस फॉर्मूले को बेसिकली बोलते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। अब अगर मैं आप लोगों से ये बोल दूं कि भाई ये सेकंड लॉ तो आपने बता दिया, लेकिन ये निकल कर कैसे आया वो बताओ, तो क्या मुझे ये पता है कि जो फोर्स होता है बेसिकली, क्या हम ये बोल सकते हैं कि सर ये चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम होता है। और अभी अभी मैं पढ़ करके आ रहा हूं, मैंने क्या पढ़ा है अभी अभी, मैंने पढ़ा है भाई कि पी जो होता है ना हमारे पास, यानी मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है बेसिकली, और कुछ नहीं। तो क्या हम लोग यहां पर एक चीज लिख सकते हैं, हम लोग यहां पर एक चीज ये लिख सकते हैं कि सर ये हो जाएगा हमारे पास एम वी, और इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन अगर हम लोग बात करें। अब मास तो यहां पर चेंज हो नहीं रहा, इट मींस कि यहां पर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये हो जाएगा मेरे पास, एम को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा हमारे पास डीवी अपॉन में dt। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये मेरे पास एक टर्म निकल कर आ गया। अब यहां से एक चीज आप लोग और जानते हैं, आप जानते हैं कि सर डीवी अपॉन में dt अगर आपने कहीं भी लिखा है तो इसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब भी वेलोसिटी का इस तरीके से चेंज आएगा, जब भी वेलोसिटी का चेंज आएगा, तो इट मींस कि वहां पर एक्सेलरेशन है। अगर आपकी वेलोसिटी अभी 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, फिर 4 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी जो बढ़ रही है ना, इसे धक्का देने का जो काम कर रहा है वो एक्सेलरेशन करता है। ये बात आप लोग याद रखना। इट मींस कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है। तो यहां पर आपने बोल दिया सर ये वाला टर्म हमारा होता है एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल है ना? वेरी गुड। तो क्या मैं यहां पर इसे ये लिख सकता हूं कि फाइनली मेरे पास एक इक्वेशन बनकर आ जाएगी, दैट F इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन। बोलिए हाँ या ना? सिंपल। तो यही चीज तो हम लोगों ने लिखी थी, इसी को आप लोगों ने क्या करा, मोमेंटम फॉर्म में लिख दिया। अब इसके भी यहां पर जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, बच्चा ना क्या करता है, उसकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो शायद उसे नहीं पता अभी।
उसकी मिस्टेक सबसे बड़ी क्या है कि सर जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू, उसे रटना शुरू कर देता है बिना ये जाने कि उसके अंदर क्या चीज होगी, कैसे उसे और आगे बढ़ना चाहिए, प्रोग्रेस क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपके पास आपके कॉन्सेप्ट और थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, वो नहीं जानता इस चीज के लिए। वो आएगा, आने के बाद पीवाईक्यू को देखेगा और पीवाईक्यू देखने के बाद ये सोच लेगा कि भाई यहां पर इसका सॉल्यूशन कैसे आया, किस तरीके से मैं इसे आगे की तरफ सॉल्व करूं, और वहीं से जो दिमाग है ना, दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज आ गई है, पीवाईक्यू उठाना है, पीवाईक्यू रटना है, दैट्स इट। यही चीज यहां पर नहीं करनी, यही चीज हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर नहीं करनी। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत तगड़ी रखनी है, बहुत तगड़ी रखनी है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा तो नो डाउट आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आगे की तरफ को प्रोसीड करेंगे। बोलो क्या इतना सब आप लोगों को क्लियर है क्या? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जो कि हमारे पास आता है भाई इंपल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपल्स, जिसे हम लोग बोलते हैं सर ये रिप्रेजेंट होता है जे से, चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है बेटा इंपल्स का मतलब? अगर मैं इस डिफाइन से लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखता हूं बेसिकली, चेंज इन मोमेंटम सर डेल्टा पी हमारे पास होना चाहिए, सिंपल सी बात। अब अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि यहां पर अगर हम बात करें कि भाई जैसे आप जे लिख रहे हैं, तो जे का रियल मतलब क्या है? जे का रियल मतलब सर फोर्स इंटू में चेंज इन टाइम, ठीक है, फोर्स इंटू में चेंज इन टाइम, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग इसका, सिंपल सी चीज है। अब आप लोग यहां पर एक चीज और जानते हैं सर, आप लोग क्या जानते हैं कि जो हमारे पास एफ होता है ना, वो डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी होता है। एफ क्या होता है हमारे पास? डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। ये देखिए, ये हमारे पास एक टर्म होती है जिसकी हम लोग बात करते हैं फोर्स की। तो क्या मैं यहां पर इस वाली फोर्स की वैल्यू को उठाकर यहां रख सकता हूं? बहुत आसानी से रख सकता हूं। तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल कर आएगी उसे एक बार आप लोग देखिए। आप लोग यहां पर क्या बोलेंगे सर, एफ की जगह आप रख दीजिए यहां पर डेल्टा पी, अपॉन में रख दीजिए आप लोग डेल्टा टी, और यहां पर आप लोग ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसकी? डेल्टा टी की। तो अब एक चीज बताइए, क्या यहां पर ये वाला जो डेल्टा टी आपके पास है, ठीक है, ये वाला जो आपके पास डेल्टा टी है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके पास यहां पर बनेगा ना बच्चों, जो आपके पास जे निकल कर आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? चेंज इन मोमेंटम। अब ये चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है बेटा? क्या मतलब होता है मुझे एक चीज बताओ। अगर मैं आपसे कहीं भी बोल रहा हूं चेंज इन मोमेंटम, चेंज का मतलब ही क्या है? कभी भी आपको किसी बॉडी का चेंज निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हैं? मान लेते मैंने अभी आपसे कहा भाई 100 रुपए हैं, बाद में 90 रुपए रह गए, तो बताओ कितना चेंज आया? तो चेंज आने के लिए आपने माइनस करा ना वैल्यूज को आपस में, फाइनल इनिशियल को माइनस करा, तो आपको समझ में आ गया। तो क्या मैं यहां पर यह बोल सकता हूं कि जो डेल्टा पी है कुछ और नहीं, बस आपका फाइनल में से इनिशियल वाले को माइनस कर देना है। तो इट मींस कि यहां पर हम लोग एक टर्म लिख सकते हैं, और वो टर्म क्या हो सकती है सर? हमारे पास ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, माइनस कर दीजिए आप लोग इनिशियल मोमेंटम। अगर इतना आपने कर दिया तो भी आप लोग यहां पर जे को आसानी से निकाल लेंगे। बताओ हाँ या ना? ठीक है, यहां पर अगर आपने इतना कर दिया ना तो भी आप लोग यहां पर जे, यानी कि जिसे आप लोगों ने बोला है मोमेंटम, आप उसे बहुत आसानी से यहां पर निकाल लेंगे। बोल मेरे लाल हाँ या ना? ठीक है, ये लीजिए, अच्छे से लिख देते हैं जे। क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड। यहां पर इस चीज का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो होता क्या है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा, आपने थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा, मतलब आप बिल्कुल दिमाग में बैठ गई हैं सारी चीजें, नो डाउट जब क्वेश्चन आएंगे ना तो क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन खुद से सॉल्व होंगे। अगर मैं यहां पर खड़े होकर आपको 10-20 क्वेश्चन खुद से करा दूं, जीरो सेंस बनता है उसका। लेकिन मैं आपको इस लेवल का पढ़ा दूं कि आप उस 10-20 में से अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी खुद से कर पा रहे हैं तो आपका काम हो गया। समझ रहे? रिमेनिंग वाले में तो डाउट आएगा, उसके लिए हम हैं, लेकिन आपसे 5 से 6 क्वेश्चन भी बनना बहुत जरूरी है। ये हमारे पास आते हैं। यहां पर एक बार आप इसे देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। बोलिए इतना क्लियर है? और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप चाहें कि मेरे को मोमेंटम और बताइए सर, तो मैंने कहा एक काम कीजिए, एफटी ग्राफ को लीजिए, यानी फोर्स और टाइम ग्राफ को अगर आप कंसिडर करते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर मैंने आपसे कहा कि सर यहां पर कुछ भी करिए, आपको क्या करना है? एफटी ग्राफ को यहां पर कंसिडर करना है। तो आप एफटी ग्राफ को एक बार कंसिडर करके देखिए, ठीक है, जो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं। ये देखिए, मान लीजिए हमने यहां पर क्या करा, एक एफटी ग्राफ ले लिया छोटू सा। अरे भाई साहब टिक जाओ, बहुत सही, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने यहां पर इस तरीके से इसे फॉर्म कर लिया। चलिए ये लीजिए, ये हमारे पास एक ग्राफ निकल कर आ गया। मैंने आपसे कहा कि सर ये हमारे पास क्या है? फोर्स और टाइम का ग्राफ है, ठीक है। आपने कहा कोई बात नहीं है सर, यहां पर हमारे पास एक सिंपल सा एक छोटू सा पार्टिकल है जो कहीं यहां पर जाकर रुक रहा है। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, इसके अंदर हमें क्या करना है? इसके अंदर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। मैंने कहा इसके अंदर एक छोटू से परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दीजिए सर कुछ इस तरीके से। और अब जो आपके पास ये अंदर की तरफ एरिया निकल कर आएगा ना, जिसे हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, वो आपको यहां पर क्या देगा? इंपल्स के बारे में बताएगा। अब इसके अंदर जो हमारे पास एरिया अंडर कर्व निकल कर आएगा, आप थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। एरिया अंडर कर्व आपको यहां पर क्या देगा? जे। जे का मतलब क्या हो गया सर? इंपल्स। यानी कि अगर आपको इंपल्स निकालना है तो आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। आपको अगर फोर्स दिया है, साथ में आपको टाइम दिया है, चेंज इन टाइम बेसिकली दिया है, तो आप उनकी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तब भी आपके पास इंपल्स आ जाएगा।
आप लोग क्या कीजिए, फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम के साथ माइनस कर दीजिए, तब भी आपके पास जे आ जाएगा निकल के। और यहां पर आप लोग एक काम और कीजिए कि अगर आप लोगों को एफटी ग्राफ दिया है तब आप इंपल्स निकालना चाहते हैं तो आप एरिया अंडर कर्व निकाल लीजिए। सोचो अगर मुझे इसका जे निकालना है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे इसका जो इंपल्स है वो निकाल कर बताओ, तो आप लोग क्या बोलेंगे, एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या ये आपको यहां पर चेंज इन, बेसिकली चेंज तो नहीं, बेसिकली इंपल्स दे देगा, हाँ है ना। आपने क्या करा, एरिया अंडर कर्व निकाल लिया। सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बोलो हाँ या ना। मतलब जितने भी तरीके से आपका इंपल्स आ सकता है वो सारे के सारे तरीके मैंने आपको यहां पर छाप कर बता दिए कि भाई ये हमारे पास कुछ सिचुएशन रहने वाली है। बोलो हाँ या ना। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैंने आपको इनिशियली एक पॉइंट बोला, जब भी आप चाहें कि आपका इनिशियल वाला पॉइंट और आपका फाइनल वाला पॉइंट लगभग सेम वैल्यू में आ जाए, यानी कि जो आपके पास इनिशियल वैल्यू है अगर वो फाइनल वैल्यू के बिल्कुल सिमिलर आ जाती है, देन इट मींस कि वहां पर आप उस कंडीशन को बोलते हैं कि आपने उस चीज को कंजर्व कर लिया है। बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आपको 100 रुपए देता हूं, चलो अमाउंट बढ़ा देते हैं, 500 रुपए आपको दिए 2 बच्चों को, मैंने देखा कि चलो बहुत सारे बच्चों को दे, 10 बच्चों को दे दिए 500 रुपए, कितना खर्च हुआ वो छोड़ो। अब अगर मैंने आपसे कहा कि 10 में से 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उसमें से कुछ पैसे खर्च कर दिए, लेकिन 10 में से 5 बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने 500 में से एक भी रुपए को खर्च नहीं करा। इट मींस कि वो जो 5 बच्चे हैं ना, जो 5 बच्चे जिन्होंने एक भी रुपए को खर्च नहीं करा, एक हफ्ते बाद भी, यानी कि उनकी इनिशियल और एक हफ्ते बाद की जो फाइनल वैल्यू है वो लगभग सेम, लगभग नहीं बिल्कुल सेम है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंजर्व करना। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि सर लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर दीजिए, देन इट मींस कि मेरा कहने का मतलब है जब आपका इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाता है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं भाई मोमेंटम कंजर्वेशन। ये चीज आप लोगों को समझनी है। कहने का मतलब अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि मेरे पास जो यहां पर कंडीशन दी हुई है वो यहां पर क्या होगा, एम बी होगा इनिशियल का और दूसरे का हमारे पास अलग होगा, दोनों को इक्विवेलेंट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बताओ हाँ या ना, बोलो बेटा क्या इतना क्लियर है। और यहां पर एक चीज और आपको याद होनी चाहिए, और वो क्या है सर, नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका 0 होना चाहिए। नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा आपका, ये देखिए वो आपके पास कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर बाहर से कोई फोर्स लगेगा नहीं तो मोमेंटम में चेंज आएगा नहीं, मोमेंटम में चेंज आएगा नहीं तो जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम रहेगा। कहने का मतलब जो 500 रुपए आपको दिए थे तो आप लोग कोशिश कीजिए नेट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब अपने बाहर की जो खाने की जो वो है ना दिमाग में जो आप लोग लगाते हैं, इल्यूजन लगाते हैं कि भाई मोमोज खाते हैं ये खाते हैं, वो सब कुछ हटा दीजिए। अगर आपने उन सबको 0 कर दिया तो ऑब्वियसली वो पैसे कहां खर्च होंगे, कहीं भी नहीं। ठीक है, चलिए वही चीज यहां पर आपसे बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो कहता है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कंजर्व रहेगा। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास यहां पर ये बात निकल कर आती है। अब हम लोग बात करते हैं आगे की, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट केसेस हैं। इन इंपॉर्टेंट केसेस से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन की बात कर रहा है, तो आप ऐसा मानिए m1u1 प्लस कर लीजिए आप लोग क्या होगा हमारे पास m2u2 बराबर कर लीजिए आप लोग क्या होगा हमारे पास m1v1। ये क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा m2v2। हमारे पास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू निकल कर आती है जिसकी हम लोग बात करते हैं। अब ये क्या कहना चाहता है उस चीज को थोड़ा सा समझो। मान लेते हैं हमारे पास कोई 2 बॉडीज हैं। ठीक है, मान लिया कि हमारे पास क्या है बेटा, 2 बॉडीज हैं। ये लीजिए मैंने बिल्कुल सिमिलर बॉडी को यहां पर कंसिडर कर लिया और मैंने कहा कि ये दोनों आपस में थोड़ा सा अभी दूरी पर हैं। ये लीजिए हम लोगों ने क्या कहा बेटा, ये देखिए मैंने कहा यहां पर सर हमारे पास कोई 1-2 वैल्यू है, ये लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यूज आगे जाकर के टकरा जाती हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए उसके बाद ये अलग अलग वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करने लगती है। मैंने सब कुछ सेम लेने की वजह से ऐसा किया है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास कुछ कंडीशन आ गई। आप अगर यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर हमारे पास क्या है सर, ये m1 है और ये आगे भाग रहा है u1 से। सर ये हमारे पास m2 है और ये आगे भाग रहा है u2 से। फिर ये दोनों आपस में सर टकरा जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर हमारे पास u1 इज ग्रेटर देन u2 होगा तब पॉसिबिलिटी के जाकर के टकरा जाए, और जब ये टकराएंगे ना सर तो हमारे पास क्या होगा, ये m1 है और ये भाग रहा है v1 वेलोसिटी से। सर ये हमारे पास m2 है और ये भाग रहा है यहां पर v2 वेलोसिटी से। बोलो इतना क्लियर है? अगर मैं आपको इसे थोड़ा सा क्लियरिटी देना चाहूं तो ये हमारे पास जो केस बनता है ये है बिफोर कॉलिजन। ठीक है, ये कब का बेटा, बिफोर कॉलिजन। ये देखिए ये हमारे पास क्या है, कॉलिजन। ये टकरा गई बॉडीज आपस में। ठीक है, बॉडीज आपस में टकराई। इसके पीछे का रीजन क्या था, इसके पीछे का रीजन था दैट u1 इज ग्रेटर देन u2। अब u1 तेजी से भाग रहा है, u2 के साथ टकरा जाएगा। अब दोनों टकरा गए और ये वाला जो आपके पास केस बनता है इसे हम लोग बोलते हैं आफ्टर कॉलिजन। ये क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं आफ्टर कॉलिजन।
ये बड़े ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपको ना समझ में आना ही चाहिए। यहां पर दो ही पॉसिबिलिटी आपको बनती है, या तो इलास्टिक कोलिजन होगा या फिर इन इलास्टिक कोलिजन आपके सामने निकल कर आएगा। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना बेसिकली इलास्टिक कोलिजन की है, लेकिन सोचो अगर इन इलास्टिक कोलिजन होता तो ऐसी कंडीशन में क्या होता बेटा, ये आया और आ रहा, ये तेज चलाई टकरा गया, टकराने के बाद दोनों बॉडी कंबाइंड हो जाती है और एक साथ आगे की तरफ को भागती। यहां पर जो मैंने लिखा ना m1 v1 प्लस में m2 v2, अभी क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी u1 इसकी u2, टकराने के बाद इसकी v1 और उसकी v2 दोनों अलग अलग वेलोसिटी से भागने लग गए। लेकिन अगर यही हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन होता तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों बॉडीज स्टिक करके एक साथ आगे बढ़ती। इसका मतलब यहां पर m1 प्लस m2 इनटू में हो जाता v, यानी फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम रहती। अब यहीं पर आप कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ेंगे इलास्टिक इन इलास्टिक, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो ये वाली जो इक्वेशन है ये फॉर इलास्टिक इक्वेशन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फॉर इलास्टिक इक्वेशन या इलास्टिक कोलिजन आप लोग डाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन सोचो अगर मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूं कि मेरे को सर अगर आपने इलास्टिक बता दिया तो अब इन इलास्टिक का भी बता ही दीजिए, लगे हाथ। मैंने कहा ले बेटा उसमें भी क्या दिक्कत है। अब अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि भाई m1 u1 प्लस कर लीजिए आप लोग m2 u2, इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा m1 प्लस में m2, और दोनों एक साथ एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं जिसे हमने बोला v। अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाती है जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है, ये वाली अगर ये सिचुएशन आती है तो इसे हम लोग बोलते हैं सर ये इक्वेशन है इनइलास्टिक। ये इक्वेशन किस चीज के लिए है, इनइलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन। ये आपका जब इनइलास्टिक कोलिजन होगा इट मींस कि जब भी दोनों बॉडी आपस में स्टिक कर जाएंगी, स्टिक करने के बाद एक साथ आगे की तरफ मूव करेगी, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। ये होता है इलास्टिक कोलिजन। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लोजन और एक टर्म पढ़ेंगे हम लोग रिकॉइल। ये तो दोनों आपको समझ में आ गए होंगे इलास्टिक और इनइलास्टिक क्या होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है सर, कि मान लेते हैं मेरे पास एक बॉल है, कोई भी एक मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस नीट में देखे होंगे और देखने को मिलेंगे भी। आपने क्या करा बेटा, एक बॉल का स्ट्रक्चर ले लिया। बॉल का स्ट्रक्चर लेने के बाद आपने कहा कि इसके 3 फ्रेगमेंट हो गए, जिसमें से 2 फ्रेगमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। तो बताओ तीसरे वाला कहां जाएगा। उसमें से आपको कोई तीनों का मास गिवन होगा, ठीक है, तीनों में से कोई 2 की वेलोसिटी गिवन होगी और एक वेलोसिटी आपसे निकालने की बात कर रहा होगा। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या इतना क्लियर है। यहां पर हम लोग बात करते हैं एक्सप्लोजन की। फिर आता है एक टर्म जिसे हम बोलते हैं रिकॉइल। सर रिकॉइल का मतलब क्या होता है बेटा, रिकॉइल का मतलब होता है कि जब आप किसी भी गन से ऐसे गोली को फायर करते हैं ना ऐसे, तो आपने आगे तो फायर कर दिया, तो आपने जब उसे फायर करा तो उसकी वजह से पीछे की तरफ भी आपके पास एक फोर्स लगता है, तो उसे हम जो पीछे की तरफ आपकी गन आती है उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, यानी पीछे की तरफ आना बैकवर्ड डायरेक्शन में। आई होप कि मैं आप लोगों को ये समझा पा रहा हूंगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल सिंपल से सिंपल आपको बताने की, एकदम मतलब जिसे कहते हैं ना बेसिक, छोटू से छोटू बेसिक भी आपका इतना हाई लेवल पर क्लियर हो जाए कि आपको किसी और चीज की जरूरत यहां पर नहीं पड़ने वाली। बोलो क्या इतना आप लोगों को क्लियर है। एक बार आप लोग इस पे निगाह मारिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। बताएं बच्चा पार्टी, क्या इतना आप लोगों को क्लियर है क्या। फिर हम लोग बात करेंगे बेटा इसमें रिकॉइल वगैरह की, और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आगे चलते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेटा रिकॉइल ऑफ गन। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बंदूक है, कोशिश करता हूं बनाने की। अरे वाह, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास क्या है, ये गन है। ट्राई किया है छोटू सा, ये लीजिए, ये हमारे पास क्या है बेटा, एक गन है। ऐसे इस तरीके से गोली को शूट करेंगे, और यहां पर आपने क्या करा बेटा, ये आपने बना दी गोली, ये लीजिए, ठीक है, ये आपने बना दी बुलेट। क्या इतना क्लियर है। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं हमारे पास 2-3 चीजें निकल कर आएंगी सर। हमारे पास होगा एक तो मास ऑफ बुलेट, इसे हम लोग बोलेंगे मास ऑफ बुलेट। ये होगा हमारे पास क्या, मास ऑफ बुलेट, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होगा भाई, ये होगा हमारे पास सर वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये क्या होगा मेरे पास मेरे लाल, इसे हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये देखिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट। क्या इतना क्लियर है। वहीं पर अगर मैं बात कर रहा हूं इस चीज के लिए, तो हम लोग इसे बोलेंगे मास ऑफ गन। तो इसके मास को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मास ऑफ गन, ठीक है। ये देखिए, और अगर मैं आपसे बात करता हूं वेलोसिटी ऑफ गन, इसका मतलब क्या हो गया मेरे लाल, इसका मतलब हो गया सर वेलोसिटी ऑफ गन। जो चीज मुझे समझानी थी मैं आपको ऑलरेडी यहां पर बता चुका हूं। अब बस हम लोग यहां पर आगे की बात करते हैं। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो कि आने बड़े जरूरी हैं। क्या है बेटा, यहां पर मेरे लाल इसका आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलो हाँ या ना। क्या हम लोग यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे, बोलो मेरे लाल हाँ या ना,
बहुत बढ़िया। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम तो जीरो हमारे पास सर, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, हम लोग ये बोलते हैं सर इनिशियल मोमेंटम जीरो। ठीक है, तो आप लोग यहां पर क्या लिखते हैं, अगर मैं इनिशियल मोमेंटम जीरो की जगह एक चीज यहां पर लिख दूं कि इनिशियल प्लस में फाइनल को जब आप मिला देंगे तो दोनों को मिला करके जीरो हो जाना चाहिए। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि क्या इनिशियल वाला हमारे पास इज इक्वल टू माइनस में फाइनल वाला हो गया। बोलो बेटा क्या हाँ या ना, क्या इतनी चीजें आप लोगों के पल्ले पड़ रही हैं? एक बार ध्यान से देखिए आप लोग तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग बात करते हैं भाई, पहले तो बुलेट का केस आ जाएगा। तो बुलेट के केस में क्या होगा सर, मास ऑफ बुलेट इंटू में वेलोसिटी ऑफ बुलेट बराबर है माइनस में मास ऑफ गन इंटू में वेलोसिटी ऑफ गन। तो रिकॉइल वेलोसिटी हमें गन की निकालनी है, तो गन की रिकॉइल वेलोसिटी आ जाएगी। आप लोग लिखिए यहाँ पर माइनस का सिंबल होगा, माइनस का सिंबल मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट को डिवाइड कर दीजिए आप लोग किस चीज से, मास ऑफ गन से। अगर आप इतनी चीजें कर देते हैं देन नो डाउट कि आपके पास जो यहां पर जो आपके पास वैल्यू निकल कर आई ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, ये भी आपको यहां पर मेंशन करना है। यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे सर नेगेटिव साइन, इसका मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। ये आपको क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन जो हम बात कर रहे हैं यहां पर, इसका मतलब क्या है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन। क्या आपको इतनी चीजें समझ में आ गई? कभी भी अगर आपके पास बुलेट और गन का केस आ जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलो मेरे लाल हाँ या ना। अब हम लोग एक बार बात करते हैं एक्सप्लोजन की। एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, आपके पास ना बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे जहां पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट था सर, वो दो पार्ट के अंदर ब्रेक कर गया, तो तीन पार्ट के अंदर ब्रेक करा, जिसमें से दो परपेंडिकुलर थे और एक बताओ कहां जा रहा था। वो वाले केसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। बोलो हाँ या ना। तो आपको यहां पर यही चीज यहां पर याद रखने की, इनिशियली तो हमारे पास क्या होगा, चीजें रेस्ट में होंगी। बोलो बेटा हाँ या ना। एक्सप्लोजन के केस के अंदर भी आपके पास सर वही आएगा निकल के, m1v1 प्लस में क्या हो जाएगा सर हमारे पास m2v2 बराबर हो जाएगा जीरो। तो यहां पर आपको याद रखना है सर m1v1 हमारे पास हो जाएगा माइनस का m2v2। ये तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, ये वाली तो हमें समझ में आ रही है सर। जो आप एक्सप्लोजन वाला बता रहे हो ना, वो बताओ, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैंने कहा हाँ बेटा वो इंटरेस्टिंग नहीं है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि मेरे पास एग्जांपल के तौर पर एक कैपिटल एम है और इस कैपिटल एम के बहुत सारे तीन टुकड़े हो गए, बहुत सारे तीन टुकड़े हो गए। ठीक है, आपने कहा कि यहां पर जो हमारे पास मास है ना सर, ये कैपिटल एम है, ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना इस चीज के लिए। आपने कहा कि सर यहां पर हमारे पास तीन छोटे छोटे से मास हमें देखने को मिले, जिसकी हम बात करेंगे अभी। चलिए, एक हमारे पास ये रहा, एक हमारे पास ये रहा और एक हमारे पास ये रहा। ये सर हमारे पास तीन मास देखने को मिले, जिसमें से हमने बोला इसे स्मॉल m1, ये हमारे पास टूटा, दूसरा स्मॉल m2, ये हमारे पास टूटा इसमें से स्मॉल m3। इसकी वेलोसिटी हो गई सर v1, इसकी वेलोसिटी हो गई सर v2, इसकी वेलोसिटी हो गई सर v3। ठीक है, और इनमें से बोल देगा कोई भी दो आपस में परपेंडिकुलर है, m1 एंड m2, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ, तो आपको यहां पर बताना है कि अगर ये वाली कंडीशन आपके पास आ गई तो v3 आपके पास यहां पर क्या होगा, तो v3 कैसे निकल कर आएगा। ठीक है, आपसे बोला गया m1 और m2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कहने का मतलब एक मास है, यहां पर इसका क्या होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। हम यहां पे लिखेंगे एक्सप्लोड। एक्सप्लोड होने के बाद इसके पास जो सिनेरियो बनता है क्या करता है, तीन पार्ट के अंदर आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से एक्सप्लोड होगा। मैं थोड़ा सा और इसे अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप इसे और प्यारे तरीके से समझ पाए। हमारे पास कोई एक मास है, ठीक है, मान लीजिए वो यहां पर है इस तरीके से, और वो एक्सप्लोड हो गया आगे जाकर तीन पार्ट के अंदर। तीन पार्ट में हुआ m1 m2 m3, इसमें से m1 m2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तो आपको बताना है m3 की वेलोसिटी क्या होगी। ऐसी सिचुएशन जब भी आपके पास आ जाए, सबसे पहले आपको यहां पर इसी चीज को यहां पर कंडीशन में लेकर के आना है। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, आप यहां पर बोलेंगे सर एक हमारे पास मास इस तरीके से है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैंने कहा हाँ भाई परपेंडिकुलर है, तो आपने कहा सर ये लीजिए परपेंडिकुलर बना दो पहले तो एक दूसरे के। मैंने कहा ठीक है भाई, ये ले, बोल ही रहा है तो इस चीज को कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि सर ये वाला हमारे पास होगा m1, इसकी वेलोसिटी होगी v1, ये वाला हमारे पास होगा सर m2, इसकी वेलोसिटी होगी सर v2। अगर मुझे यहां पर इनके वो बताना, नेट बताना, नेट मोमेंटम बताना हो, तो क्या नेट मोमेंटम मेरे पास दोनों का कहीं यहां पर आ जाएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं सर ये जो मेरे पास आया p नेट निकल करके आया, जिसे हम लोग बोलेंगे सर p1 का स्क्वायर प्लस कर दीजिए आप लोग किसका, p2 का स्क्वायर। हाँ या ना, ये मेरे पास नेट निकल कर आएगा। और मैंने आपसे बोला कि कंजर्वेशन रहना चाहिए, इसका मतलब अगर इन दोनों का नेट कहीं इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो आपका तीसरे वाला पार्टिकल है वो आना चाहिए, तभी आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। समझ रहे हैं, अदरवाइज आपने इधर उधर ले लिया तो वो कंजर्व नहीं रह पाएगा। तो आपको करना क्या है बेटा, यहां पर आप लोग क्या बोलेंगे, यहां पर आप लोग बोलेंगे सर यहां पर हमें क्या करना है, एक तीसरा पार्टिकल यहां पर लेकर के आना है इस तरीके से। तो मैंने कहा बिल्कुल लेकर आना है, और आपने कहा सर ये तीसरा पार्टिकल बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट में जा रहा होगा। ये हमारे पास है m3 और इसकी वेलोसिटी हमारे पास v3।
तो अगर मैं इस बिहाफ पर यहां पर छोटू सी एक इक्वेशन बनाना चाहूं तो सर मैं यहां पर यह बोल सकता हूं कि हमारे पास जो P3 है वो P3 हमारे पास बराबर हो जाएगा P नेट के। इट मींस मैं यहां पर लिख सकता हूं सर M3V3 आपके पास बराबर हो जाएगा रूट में M1V1 का स्क्वायर प्लस कर लीजिए आप लोग M2V2 का स्क्वायर। ये चीज हमें यहां पर नहीं भूलनी है, किसी भी हद तक हमें यहां पर नहीं भूलना है। ये देखिए अगर इतना आपने कर दिया, ये इक्वेशन आपको याद भी है ना, तो आप डायरेक्ट यहां से आंसर निकाल लोगे, कोई दिक्कत आपत्ति आपको नहीं होने वाली, मेरी गारंटी है। बस ये चीज आपको याद रखनी है। देख आराम से, क्या मैंने यहां पर तेरे लिए सारी चीजों को एकदम शॉर्ट लिस्टेड कर दिया कि भाई एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने सारी चीजें बता दी। बस यही होगा, इसके अलावा कुछ और आया तो मेरे को बोलना, नीट में इससे ऊपर है ही नहीं, सब कुछ बता दिया कि भाई या तो ये इक्वेशन आएगी या फिर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे करना है। क्लियर है? चले बच्चों चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन की तरफ। बोलो क्लियर है? वेरी गुड। अब क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग तो आपको यहां पर समझ में आएगा। ये देखिए एक बार सोचिए इसके बारे में, बताइए मुझे कि यहां पर क्या कुछ रहने वाला है। कहता है अ वैगन बीइंग 1000 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 50 km/h ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल रेल। एक वैगन है, उसके ऊपर मास रखा हुआ 1000 kg का और वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है अब उसके बाद कहता है मास ऑफ 250 kg ड्रॉप्ड इनटू इट द वेलोसिटी विद व्हिच इट मूव नाउ। यार एक बात बताओ, अगर मैं सीधे ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा हूं और मेरे सर के ऊपर अचानक से कोई आकर के मास को गिरा दे, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे ऊपर मास गिरा, नीचे वेट लगा, जिसकी वजह से मेरी वेलोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन मुझे पता है भाई क्या यहां पर आप लोग वो लगा देंगे M1V1 बराबर M2V2 अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे, सर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये देख मेरे लाल, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बिहाफ पर हम लोग क्या जानते हैं सर, जो हमारे पास इनिशियल वाला है ना वही हमारे पास फाइनल वाला होना चाहिए। इट मींस कि सर हमारे पास M1V1 बराबर होना चाहिए सर M2V2 के। बोलो क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना? अब तो आपको सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है, आपका आंसर आ ही जाएगा। बोलो बेटा क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड मेरे लाल। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं सर, मेरे पास स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में हमारे पास है सर 1000। तो इसे एक बार सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए सर, ये हमारे पास है 1000 मल्टीप्लाई कीजिए वेलोसिटी V1 जो कि हमारे पास है 50। दूसरा हमारे पास जो वेट है वो कितना लगाया आपने, 250। जब आपने 250 उसमें गिरा दिया तो क्या यहां से आप लोग V2 निकाल लेंगे। अब V2 एक बार आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए कि आपका कितना आंसर यहां पर आ रहा है। तो आप लोग बहुत इजी तरीके से 40 km/h निकाल देंगे। ठीक है, ये लीजिए, ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका आंसर 40। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल, आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद रखना है, बिल्कुल बेसिक। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन तो हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है थ्योरी। अगर थ्योरी कॉन्सेप्ट बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ रहा फिर तो भाई साहब दिक्कत है। ठीक है, चलिए एक बार इस पे निगाह मारिए, फिर हम लोग बात करते हैं बेटा आगे की। क्या इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। देखो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आपको देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा सा खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। कहता है अ मैन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं ये बोल लूं कि मास, मेरे को जो मास ऑफ बुलेट जो मेरे को दिया है वो 200 ग्राम दिया है। 200 ग्राम को मैं क्या ये लिख सकता हूं, 200 बाय 1000 kg। बोलो हाँ या ना? क्या मैं इतना कर सकता हूं? 100% मेरा केजी में आ जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी मेरे को दी हुई है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो मेरे को दिया हुआ है बेटा वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है सर। कितना मेरे लाल? 5 मीटर पर सेकेंड। द गन इज 1 kg ऑफ मास। तो इसका मतलब मेरे को मास ऑफ गन जो यहां पर दे दिया गया उसे कितना लिखा गया, 1 kg। ठीक है, अब बोला बाय व्हाट वेलोसिटी द गन रीबाउंड बैकवर्ड। अरे भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ गन की बात कर रहा है, कितनी होगी कि वो बैकवर्ड जाएगी ना, तो बैकवर्ड का आपको बताना सर वो कितना स्पेस से, मतलब कितनी वेलोसिटी से भागेगी पीछे की तरफ। तो क्या हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा, कि सर हमारे पास जो होगा वो सबसे पहले तो नेगेटिव हमारे पास आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, P1 प्लस में P2 हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, हमारे पास नेट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बात ही खत्म हो गई। ठीक है, चलिए, तो क्या मैं यहां पर ये बोल सकता हूं सर ये सिचुएशन होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए सर। यहां पर मैं 1 को मान लेता हूं बुलेट, तो मैंने बोला बुलेट, और इसे भी आप लोग कंसिडर कर लीजिए, इस तरीके से आप लोग यहां पर ले लीजिए। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको पूरा ही लिखवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको पता हो जाए बुलेट प्लस में क्या होगा सर, हमारे पास गन को मिलाकर के हो जाना चाहिए 0। तो आपके पास जो मोमेंटम बुलेट का होना चाहिए वो माइनस में कर लीजिए आप लोग गन के लिए। तो बुलेट के लिए हमारे पास कितना होगा सर, मास ऑफ बुलेट इनटू में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इधर क्या हो जाएगा, माइनस में मास ऑफ गन और क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गन। हालांकि आप लोग
डायरेक्ट फॉर्मूला भी जानते थे, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। यहां पर मैं बात करता हूं वेलोसिटी ऑफ गन मेरे से पूछा है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और अपॉन में कर लीजिए आप लोग क्या होगा, मास ऑफ गन। इतना आपको करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यू, और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं कि जैसे ही आप लोग यहां पर पुट करेंगे, बताइए आप लोगों को क्या बताना है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ गन बताना, रिकॉइल वेलोसिटी, जो कि माइनस में निकल कर आने वाली है। इसे हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं। मास ऑफ बुलेट कितना है बेटा, 200 बटे में ये 2 जीरो चलिए 0.2 लिख सकता हूं मैं इसे। 0.2 इंटू में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो कि हमारे पास है 5, अपॉन कर लीजिए आप लोग, अपॉन में मास ऑफ गन हमारे पास क्या, 1 इंटू में कर लीजिए हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, मास ही तो है बस, ठीक है। अब ये ले, ये तो यहीं पे सॉल्व हो गया, ये ले मेरे लाल, इसे एक बार तू वैल्यू को लगा करके सॉल्व कर, तेरे पास आंसर भागते हुए आएगा। बता क्या होगा, नीचे की तरफ आ गया, ठीक है, 5 दूनी 10 और वो इससे कैंसिल आउट हो गया। बताओ बेटा कितना आएगा, बोल मेरे लाल कितना आएगा, डायरेक्ट पता चल गया होगा, तो कितना आएगा, माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड, और माइनस ऊपर नहीं है ऑप्शन में, दिक्कत मतलब माइनस का मतलब सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन होता है और कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी इज द राइट आंसर। बताइए क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है, क्या क्लियर है? ये हमारे लिए इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपने इन्हें सॉल्व कर लिया तो फिर आपका काम यहां पर बहुत अच्छे से हो जाएगा बेटा। क्या इतना क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल वही है, ये देखिए यहां पर आपसे बोलता है अ बुलेट ऑफ मास इतने ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 10 kg इफ द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इतना, देन रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन विल बी व्हाट। तो सबसे पहले तो ये देखिए, आपको मैं एक चीज बताता हूं, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहा, आपको अब कॉन्सेप्ट से बताता हूं कैसे क्वेश्चन को देखा जाता है, एलिमिनेशन मेथड कैसे देखा जाता है। कहता है 1.6 मीटर पर सेकंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट, ठीक है, और ये कह रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन, ये कह रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ बुलेट। तो जो भी इन द डायरेक्शन ऑफ बुलेट वाले हैं उन्हें कट कर दो। ये देखो, ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। क्या कोई मेरे को बताएगा कि क्यों नहीं हो सकता? सर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, उसी डायरेक्शन में नहीं जाता। अब अगर मेरे को बताना है यहां पर, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं सर वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ बुलेट, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास सर मास ऑफ गन। बस इस वैल्यू के अंदर, मतलब इसको इस ऑप्शन के अंदर हमें वैल्यूज को पुट करना है, आंसर भाग करके हमारे पास आएगा। बोलो हाँ या ना, बोल मेरे लाल हाँ या ना। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं क्या? बोल बेटा इतनी चीजें समझ में आ रही है, पल्ले पड़ रहा है, वेरी गुड। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करता हूं। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सर वेलोसिटी ऑफ गन मेरे को यहां से निकालना है, वो कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा। सबसे पहले मास ऑफ बुलेट देखते हैं, मास ऑफ बुलेट 40 बाय लिख लीजिए, 40/1000, ठीक है बेटा, ये लीजिए, ये आपके पास आ गया, और मल्टीप्लाई कीजिए। आप लोगों ने बात की यहां पर बुलेट की स्पीड कितनी थी, 400, मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग 400 से, डिवाइड कर दीजिए, और हमारे पास कितना है, मास ऑफ गन 10। तो बताइए बच्चों यहां पर क्या हमारे पास आएगा, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड, वो भी नेगेटिव में, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको यहां पर सिंपल सा ऑप्शन मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करना है। इससे पहले आप लोग घबराते थे ना कि भाई कैसे होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करना चाहिए, सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर करा दी है, ठीक है। कुछ भी इसके बाद आपको और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चले बच्चों, बात करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो आता है इक्विलिब्रियम लिफ्ट केसेस या फिर स्यूडो फोर्स। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज, मेरे को एक बताओ, अगर मैं आपसे बेसिक की बात करता हूं, तो क्या अगर मैंने बोला कि भाई ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे कुछ इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, और एक फोर्स हमारे पास सर इस साइड में लग रहा है, तो मैंने आपसे कहा कि सर ये वाला जो फोर्स है हमारे पास वो 10 न्यूटन का है, सर ये वाला फोर्स भी हमारे पास 10 न्यूटन का, मास m है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, F एक्सटर्नल हमारे पास कितना हो जाएगा, या फिर F नेट हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें 0, और F नेट आपके पास 0 होने का मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। किसमें बेटा, इक्विलिब्रियम के अंदर। यानी कि कोई भी बॉडी जब आपके पास अपोजिट साइड से लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, आपकी जो कंडीशन है वो अटेन हो चुकी है। बोल मेरे लाल, क्या इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? ये अगर पल्ले पड़ गया तो सारा काम हो जाएगा। बोल बेटा क्या इतना समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब यहां पर ना मैं आपको एक चीज देता हूं बहुत छोटू सी, जो कि आपका बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, उसे अगर आप लोग समझ गए उस कंडीशन को, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ऊपर यही लिखा है कॉन्सेप्ट में, और कुछ नहीं अलग से, ठीक है बेटा, यही चीज आपकी यहां पर लिखी हुई है। चलिए वेरी गुड। अब मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये लीजिए, ठीक है, और यहीं पर मैंने आपसे कहा कि एक मैंने इस तरीके से कंसिडर कर लिया है ये, और इसी को मैं यहां पर लेकर के आ गया हूं कुछ इस तरीके से, और मैंने आपसे कहा, ये मैं क्या बता रहा हूं अभी, मतलब क्या बना रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि एक फोर्स यहां पर लग रहा है, एक फोर्स यहां पर इस तरीके से लग रहा है, ये देखिए। तो आपको ये बताना है कि ये ना यहां से थीटा एंगल पर है, ये इस तरीके से हमारे पास आ गया,
और ये हमारे पास इस तरीके से यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। सिंपल सी चीज है। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं ऊपर की तरफ लगने वाला क्या होगा बेटा, क्या आप लोग ये बोलेंगे सर यहां पर टेंशन लगेगा, एम है तो नीचे की तरफ हमारे पास क्या लगेगा, एम जी लगेगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। बोल मेरे लाल, पहले बता क्या इतनी चीजें समझ में आ रही हैं क्या, बोल इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं आप लोगों के लिए, और सिंपल आप लोगों के लिए क्या करता हूं, ये देखो मैंने आपसे कहा कि ऊपर से बंधा हुआ है, आपने कहा हाँ सर बंधा हुआ है, मैंने कहा बेटा ये नीचे से थीटा है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, और सिंपल कर देते हैं आपके लिए। तो एक बात बताओ, जब ये नीचे से थीटा एंगल पर ब्रेकडाउन है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर यहां पर अब हमारे पास ये दो पार्ट में टूटेगा, एक तो ऊपर टूटेगा टी साइन थीटा, ठीक है, और एक हमारे पास टूट जाएगा सर टी कॉस थीटा, क्योंकि जिस साइड थीटा उस साइड कॉस। बोलो हाँ या ना, बोल मेरे लाल हाँ या ना, क्या इतना क्लियर। और यहां पर आपने बोल दिया सर यहां पर भी हमारे पास कोई टेंशन होगा, रोप अलग है तो टी डैश ले लिया, तो यहां पर फॉर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो मुझे तो इक्विलिब्रियम बताना ना बेटा, तो मैं बोलूंगा सर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होगा बेटा, यहां पर सारी चीजें आपकी मेंटेन हो जाएंगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर आपकी सारी की सारी चीजें मेंटेन हो जाएंगी। एग्जांपल के तौर पर आपके पास टी साइन थीटा जो होगा वो आपका बैलेंस कर रहा होगा mg को, ठीक है, ये आपके पास बनेगी क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा टी डैश जो आपके पास होगा यानी टी कॉस थीटा आपका बैलेंस कर रहा होगा किस चीज के लिए, टी डैश के, ये आपकी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। आपको सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर ध्यान देना है। अगर ये दोनों इक्वेशंस आपने अचीव कर ली किसी भी तरीके से, अगर आपने इन्हें अटेन कर लिया तो आप ये मानिए कि इक्विलिब्रियम की ही कंडीशन है, जहां पर ना तो mg ज्यादा है ना टी साइन थीटा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जहां पर ना टी डैश ज्यादा है ना टी कॉस थीटा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ये कंडीशन अचीव करनी है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बोलो क्या इतना क्लियर है, वेरी गुड मेरे लाल। इसके अलावा हमारे पास एक और टर्म होती है जिसे हम लोग बोलते हैं लेमीज थ्योरम, उसे भी एक बार देख लीजिए आप लोग, उसे भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको सिंपल सा एक टर्म बताता हूं, ये लीजिए। अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पर लेमीज थ्योरम की, ये देखिए पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आप लोग कर लीजिए, जब है तो करा देते हैं, ठीक है। ये लीजिए, हमारे पास क्या होता है, हमने ना 3 एंगल कंसिडर करने हैं, दैट्स इट। एक हमारे पास कोई यहां जा रहा होगा, एक कोई यहां जा रहा होगा और एक कोई यहां जा रहा होगा। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा कि भाई यहां पर जो बनने वाला है उसे हमने साइन अल्फा ले लिया, ठीक है, ये हमने साइन अल्फा ले लिया। यहां पर हमने इसे साइन बीटा ले लिया और यहां पर तीसरा एंगल मैंने ले लिया भाई साइन गामा। ये हमारे पास हो गया कोई F3, ये हमारे पास हो गया कोई F1, ये हमारे पास कोई एक फोर्स हो रहा है F2। अब ये कैसे है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, कुछ नहीं करना, F1 अपॉन साइन अल्फा, F1 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन अल्फा, बराबर कर दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा बेटा F2 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन बीटा, बस इतना ही करना होता है और कुछ नहीं। और बराबर कर दीजिए F3 अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे लाल साइन गामा। बोलो हाँ या ना। ये चीजें आप लोगों को यहां पर पता होनी चाहिए। अगर इतनी चीज पता है तो फिर तो काम आपका आसान हो जाएगा। देख लो एक बार लेमीज थ्योरम के लिए, बहुत सिंपल सी है, कोई दिक्कत और आपत्ति आपको इसमें नहीं होने वाली। बोलो क्या इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं बेटा आगे की, जो कि हमारे पास आता है नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास होती है एपरेंट वेट। एपरेंट वेट हमारे पास 4 कंडीशन बन सकती है। पहले मैं यहां पर फटाफट से आपके लिए लाइंस को ड्रॉ कर लेता हूं। ये देखिए हमारे पास 4 कंडीशन यहां पर डेवलप हो सकती है। अगर हम बात करते हैं एपरेंट वेट की, सर 4 कंडीशन की बात क्या कर रहे हैं आप, 4 कंडीशन का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो आपके पास जो लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर 3-4 केसेस हो सकते हैं। नंबर 1 लिफ्ट आपकी रेस्ट में है, नंबर 2 लिफ्ट आपकी अपवर्ड मूव कर रही है, नंबर 3 लिफ्ट आपकी डाउनवर्ड मूव कर रही है, नंबर 4 आपने वायर ही कट कर दी, आप नहीं आपके दोस्त ने। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिफ्ट एट रेस्ट। अगर आपकी लिफ्ट रेस्ट में है तब यहां पर हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है। दूसरा केस हम लोग पढ़ेंगे लिफ्ट मूव अपवर्ड। यहां पर क्या होगा, जो आपकी लिफ्ट होगी मूव कर रही होगी कहां पर, अपवर्ड, तो यहां पर हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी वो भी हमें यहां पर देखना है, ठीक है। और चौथे केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, फ्री फॉल हम लोग इसे बोलते हैं। ये देखिए ये क्या होगा बेटा, यहां पर फ्री फॉल कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। और जो यहां पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं 1 2 3, इसे हम लोग बात करेंगे मूव डाउनवर्ड। ये क्या होगा बेटा, ये होगा सर हमारे पास मूव डाउनवर्ड, ठीक है। ये लीजिए, ये हमारे पास सिचुएशन है। हम क्या करते हैं, चारों तरफ एक लिफ्ट क्रिएट कर लेते हैं, बहुत सिंपल सी। सबसे पहले हमने ये लिया, इसी को हम लोग ले लेंगे यहां पर कहीं, ठीक है, इसी को हम लोग ले लेंगे नीचे कहीं, और इसी को हम लोग ले लेंगे यहां पर कहीं। हमें कुछ नहीं करना, बस इनके इक्वेशंस को बिल्ड करना है, ऑटोमेटिकली आंसर भगता हुआ पीछे आएगा। सच बोल रहा हूं मैं। इसका मास ले लीजिए आप लोग m, मान लीजिए कि आप लोग यहां पर खड़े हुए हैं इस तरीके से, तो सिंपल सी चीज है कि आपका जो वेट है वो mg नीचे जा रहा होगा और आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा धरती की वजह से, जमीन की वजह से, वो n होगा। अब रेस्ट में होने के बावजूद ये n बराबर mg हो जाएगा।
ना तो ये ज्यादा होगा ना ही ये कम होगा। अगर ये n बराबर mg हो जाता तो आपके पास ये वाला केस बनेगा। क्यों? ना तो लेफ्ट ऊपर जा रही ना ही नीचे जा रही, दोनों ने बैलेंस कर रखा है। राइट और लेफ्ट का तो मूव करने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, अपवर्ड मूव कर रही है। देखिए यहां पर आप खड़े हैं, नीचे की तरफ आपके पास क्या लग रहा है बेटा, mg लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है हमारे पास, n लग रहा है। अब ऊपर मूव कर रही है मतलब n ज्यादा है तभी ऑब्जेक्ट ऊपर जा पाएगा। ऐसे कंडीशन में आप लिखेंगे यहां पर n माइनस mg बराबर में क्या हो जाएगा भाई, ma। बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर हमारे पास n बराबर क्या हो जाएगा, m को प्लस ले लीजिए, मतलब m को कॉमन ले लीजिए, g प्लस में a आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। यहां पर एक्सीलरेशन ऊपर जा रहा है, बोलो हाँ या ना। तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी। और अगर मैं आप लोगों से बोल दूं कि आप लोग यहां पर खड़े हुए हैं इस तरीके से, ये देखिए नीचे की तरफ आपने लगाया क्या, mg, ऊपर की तरफ आपके पास लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ आपके पास एक्सीलरेशन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में mg ज्यादा है तभी ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। तो आप लोग यहां पर लिखेंगे बेटा mg माइनस में n बराबर में लिख दीजिए ma। तो n आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, m को कॉमन लेकर के g माइनस a, सिंपल सी चीज, ये आपके पास यहां पर इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कभी भी फ्री फॉल की कंडीशन बन गई, मान लेते कि आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है, और ऊपर से आपके पास n लग रहा था, लेकिन आपका दोस्त आया और आने के बाद उसने क्या कर दिया, n को 0 पुट कर दिया, यानी कि इसे कैसे भी करके खत्म कर दिया। तो जब भी आपके पास n इक्वल टू 0 का केस आ जाएगा, n बराबर 0, तो ऐसी कंडीशन को आप लोग बोलेंगे फ्री फॉल। क्योंकि फ्री फॉल में जो बॉडी होती है ना, वो सरफेस का कांटेक्ट छोड़ चुकी होती है, आराम से ऐसे झूलते हुए आ रही है। जब नीचे कोई सरफेस है नहीं तो ऊपर n कौन लगाएगा, कोई भी नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन आपका 0 हो जाता है। तो ये आपके पास कुछ 4 इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं जो हम लोग बात करते हैं किस चीज के लिए बेटा, लिफ्ट के लिए। बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया, बोल मेरे लाल हाँ या ना, बहुत सही। अब अगर मैं आपसे आगे की बात करता हूं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बेटा, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स के अंदर जो हमारे पास फोर्स लग रहा होता है, या तो वो इनर्शियल फ्रेम से देखने को मिलता है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम से। इनर्शियल मतलब अगर कहीं पर आपके पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आप उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़े हैं, या फिर आपको बात करेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम से, बोल मेरे लाल, या फिर आप लोगों को बात करेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम से। तो ये 2 केस आपके सामने बन सकते हैं, बताइए हाँ या ना। ये हमारे पास फोर्स होता है, भाई मैं किसी ऑब्जेक्ट को चलते हुए देख रहा हूं, मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, 2 ऑप्शन हो सकता है, या तो मैं उस ऑब्जेक्ट को चढ़ के देखूं उसके ऊपर तो मैं भी उसके साथ मूव करने लगा, इनर्शियल फ्रेम, या फिर मैं दूर हटके कहीं खड़े होकर देखूं तो मेरे को मोशन में दिखाई देगा, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम। बोलो क्या इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? तो आप लोग ये बोलेंगे सर अगर इनर्शियल फ्रेम पे आ गए तो आपके लिए एक्सीलरेशन खुद कुछ नहीं होगा, 0 हो गया। और ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाता है, ये देखिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो आप बोलेंगे मास ऑफ ऑब्जर्वर। यहां पर आपको लेना चाहिए मास ऑफ ऑब्जर्वर, और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, यानी कि आप ऑब्जर्वर के ही मास को और ऑब्जर्वर के ही एक्सीलरेशन को यहां पर देख रहे हैं, तो आपके पास ये वाला फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। बोलो क्या इतना आप लोगों को क्लियर है क्या मेरे लाल? ये देखिए आप लोग आराम से, वही आपसे कहना चाह रहा है, इफ वी स्टिल वांट टू यूज न्यूटन सेकंड लॉ वी नीड टू अप्लाई स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स मतलब हमें लगता है, वहम मतलब आप जब घूमते हैं तो आपको ऐसा लगता है आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, पीछे से दिखता नहीं है लेकिन लग रहा होता है, वही बात कर रहा है। एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, वही मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाह रहा हूं। लिफ्ट के केसेस में आप लोग इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बोलो क्या इतना क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं बेटा क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आप लोगों का बड़ा सिंपल सा वाला, देखिए बच्चा इसमें फंसता है लेकिन आप नहीं फंसेंगे। अब शोन एज शोन इन द फिगर द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल कॉर्ड इज 30 न्यूटन। टेंशन कितना दिया बेटा? 30 न्यूटन आपको दिया हुआ है। अब यहां पर भी आपके पास ये टेंशन है, क्या ये 2 पार्ट में टूट सकता है? ये ऊपर चला जाएगा सर t cos 30, और इस तरफ आ जाएगा सर हमारे पास t sin 30, और नीचे हमारे पास क्या होगा बेटा mg, जो आपके पास w लग रहा है, यानी कि mg आपके पास लग रहा है। बोलो हाँ या ना। अब आप यहां पर ये बोलेंगे सर t sin 30 बराबर हमारे पास किसके हैं? ये देखिए सर t sin 30 हमारे पास किसके बराबर है? 30 के बराबर है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो क्या मैं यहां पर ये बोल दूंगा कि सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये 60 न्यूटन आ जाएगा? बोलो हाँ या ना। इसी तरीके से सर हमारे पास जो t cos 30 है वो यहां पर बैलेंस कर रहा है किस चीज के लिए? W के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं वेट। जो हमें 2 चीजें निकालनी है, वेट और टेंशन। तो मुझे बताओ टेंशन कितना है? क्या मैं लिख सकता हूं 60 cos 30 बराबर हमारे पास कितना हो गया? W, और यहां से आप लोग इजी तरीके से W को निकाल सकते हैं। बोलो हाँ या ना, बोल मेरे लाल हाँ या ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 30√3, सॉल्व करेंगे आप लोग आ जाएगा 30√3। देखो कितना आसान है, बस आपको वैल्यूज को पुट करना होता है और यहां पर थोड़ी सी चीजों को देखना होता है। तो सबसे पहले क्या पूछा है आपसे? W, ये भी कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे W 30√3, टेंशन आपके पास आया 60। अब सोचो देखो 30√3 और 60, ये तो चलो हट गया, ये आ गया,
सोचो अगर यही वैल्यू यहां पे फ्लिप करके दे दी होती तो बच्चा उस पर भी टिक कर सकता था। तो पहले देख लो पूछा क्या है, W यानी 30√3 और ये हमारे पास आ गया 60, यानी कि B इज द राइट आंसर। फोर्सेस को निकालो, बैलेंस करो, बात खत्म। अगर आपको थीटा दिया, दो पार्ट में ब्रेक करके खत्म कर दो। बोलो हाँ या ना। इतनी चीजें आप लोगों को यहां पर समझनी है मेरे लाल। बात करते हैं हम लोग किस चीज के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है, देखिए, इन द गिवन अरेंजमेंट द नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द ग्राउंड। नॉर्मल फोर्स आपको बताना है, नॉर्मल फोर्स लग कहां रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा सर ऊपर। ये फोर्स आपका दो पार्ट में टूटेगा, एफ साइन थीटा, ठीक है बेटा, और ऊपर की तरफ टूटेगा हमारे पास एफ कॉस थीटा, नीचे की तरफ हमारे पास लग रहा होगा mg। बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई n प्लस में f cos थीटा, हाँ f cos थीटा बराबर आपके पास mg के हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन जो आपके पास लग रहा होगा, आप लोग ये बोल सकते हैं कि mg माइनस में f cos थीटा। बोल मेरे लाल हाँ या ना। mg माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, f cos थीटा कहीं पर आ रहा है, बी आंसर है, देख लीजिए। आप लोगों को बस क्या करना, कुछ नहीं करना, ऑप्शंस को ब्रेक करना है। जो भी आपको थीटा वगैरह दिया उसे ब्रेक करना है, इतना करना सीख गए मतलब आपका सवाल ठीक हो जाएगा। एक बार इस पे निगाह मारिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। आई होप कि आपको यहां तक का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक और नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।